हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है केमिकल शिफ्ट एंड शील्डिंग, या जिसको हम कहें रासायनिक क्षति और परिरक्षण। ये एनएमआर से ही संबंधित है। अपन एनएमआर की बात चल रही है। एनएमआर का जो शुरू में हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसका बेसिक प्रिंसिपल देखा, किस तरह से नाभिक में ट्रांजिशन होता है, किस तरह से वो प्रिसेशनल मोशन करते हैं, किस तरह से उनसे रिजोनेंस होता है। ये सभी चीज़ें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में है ही। अब इसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल शिफ्ट एंड शील्डिंग क्या होती है। सबसे पहले तो हम जाने शील्डिंग क्या होती है, फिर शील्डिंग की वजह से कैसे केमिकल शिफ्ट होती है, यानी परिरक्षण क्या है, उसकी वजह से रासायनिक क्षति क्या है। नाभिक की चुंबकीय अनुनाद में एक अणु के सभी प्रोटॉन एक ही आवृत्ति पर अनुनाद नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि अणु में परमाणु के नाभिक या प्रोटॉन रासायनिक बंधों के इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरे रहते हैं। विभिन्न प्रोटॉनों के चारों ओर घूमते हुए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिनकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक को अनुप्रयुक्त क्षेत्र से परिरक्षित शील्ड करते हैं। यह परिरक्षण प्रोटॉन के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने पर इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा, जो प्रोटॉन या नाभिक को अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से और भी अधिक परिरक्षित करेगा। फलतः नाभिक पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के बराबर नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम मैग्नीट्यूड अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के समानुपाती है। परिरक्षण की स्थिति, शील्डिंग की स्थिति में प्रोटॉन पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। H0 1 माइनस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या है, परिरक्षण पैरामीटर है। अतः संक्रमण ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा डेल्टा ई इजिकल टू एच न्यू इजिकल टू गामा एच अपन 2 पाई 1 माइनस डेल्टा एच नॉट। विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति क्या होगी, इस फॉर्मूले से हम निकालें तो न्यू इजिकल टू गामा अपन 2 पाई 1 माइनस सिग्मा एच नॉट। गामा आपको मालूम है मैग्नेटोकाइनेटिक रेशियो होता है, जो हर एक नाभिक का फिक्स होता है। यहाँ सिग्मा क्या है, शील्डिंग फैक्टर, परिरक्षण का परिणाम। अतः परिरक्षण की स्थिति में नाभिक की चुंबकीय अनुनाद कम आवृत्ति के अवशोषण पर होगा। इस प्रकार अणु के प्रत्येक प्रोटॉन के लिए रासायनिक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग होने पर इस प्रोटॉन पर लगने वाला परिरक्षण का मान, संक्रमण ऊर्जा जिसको अपन अनुनाद की आवृत्ति भी अलग अलग होगी, और इनके इस कारण स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न संकेत प्राप्त होंगे। प्रत्येक प्रोटॉन के लिए इन अनुनाद आवृत्तियों में अंतर बहुत कम होता है, जिसको सही मापना बड़ा ही कठिन काम होता है। इसलिए किसी यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रम को लेते समय प्रतिदश फिल्म सैंपल सॉल्यूशन में और रेफरेंस कंपाउंड को प्रतिदश विलयन में मिलाकर प्रतिदश में उपस्थित प्रोटॉन की अनुनाद आवृत्ति को संदर्भ यौगिक के प्रोटॉन के अनुसार आवृत्ति के सापेक्ष आवृत्ति ज्ञात किया जाता है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो संदर्भ यौगिक या जिसको अपन रेफरेंस कंपाउंड कह रहे हैं और सैंपल कंपाउंड के प्रोटॉनों की अनुनाद आवृत्तियाँ अथवा स्थितियों को अंतर सीधे ही ज्ञात कर लिया जाता है। अब केमिकल शिफ्ट क्या हुई, ये हमारी थोड़ी सी बात थी किसकी, शील्डिंग की। शील्डिंग क्यों होती कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या लॉन पेयर्स है जो उस मॉलिक्यूल्स में किसी बंध के बीच में हैं, उनके रोटेशन की वजह से उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है। इस वजह से वो क्या क्रिएट करता है, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की हमने डेफिनेशन देखी है, देखते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में किसी उपयुक्त संदर्भ यौगिक से नाभिक के अनुनाद संकेतों का पृथक्करण रासायनिक क्षति या केमिकल शिफ्ट कहलाता है। चूंकि संदर्भ के सापेक्ष अवशोषण स्थितियों को ज्ञात किया जाता है, इसलिए उपयुक्त संदर्भ को प्रयोग आवश्यक है। संदर्भ का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, बाह्य संदर्भ के रूप में, एक्सटर्नल रेफरेंस, जहाँ संदर्भ को छोटी केशिका नली में रखकर प्रतिदश नली में रखा जाता है। दूसरा है आंतरिक संदर्भ के रूप में, जहाँ संदर्भ को प्रतिदश विलयन में घोल लिया जाता है। अधिकांश एनएमआर स्पेक्ट्रम के अभिलेखन में आंतरिक संदर्भ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कारणों से टेट्रामेथिलसाइलेन
4 टाइम्स SI, TMS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला संदर्भ। इसमें क्या गुणधर्म इस वजह से हम इसका उपयोग करते हैं, इसमें 12 समतुल्य प्रोटॉन होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, जो त्रिव संकेत देते हैं। 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन देंगे, सिंगल देंगे तो समतुल्य इक्विवेलेंट है तो इंटेंस पिक मिलेगा, अतः TMS की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। इसके सभी प्रोटॉन किसी भी अन्य ज्ञात यौगिक की तुलना में अधिक परिरक्षित शील्डेड होते हैं, अतः कार्बनिक प्रोटॉनों की अपेक्षा यह अधिक रेडियो आवृत्ति पर अवशोषित करता है। यह अक्रिय चुंबकीय रूप से समदेशिक एवं वाष्पशील होता है एवं यह अधिकांश कार्बनिक विलय में विलय है। TMS जिसको अपन क्या बोला, टेट्रामेथिल साइलेंट ड्यूट्रियम ऑक्साइड DTO में अविलय है, अतः केवल जल में विलय यौगिकों के लिए अन्य संदर्भ यौगिक जिसको हम जो हम DSS शॉर्ट में बोलते हैं 2,2-डाइमेथिल 2,2-सेला-पेंटेन 5-सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। यह अवाष्पशील है और मैथिल और सिलिकॉन के अलावा अन्य अवशोषण शिखर भी देता है। ये अवशोषण शिखर स्पेक्ट्रम की व्याख्या में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। एसीटोन, डाइऑक्सोन, ब्यूटिल एल्कोहल आदि अन्य पदार्थ भी संदर्भ यौगिकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो है TMS है, जिसको अपन टेट्रामेथिल साइलेंट कहते हैं। संकेत से विभिन्न अनुनाद प्रोटॉनों की दूरी को हर्ट्ज में बताया जाता है। प्रोटॉन संकेतों की हर्ट्ज में दूरी, यह दूरी अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। हमने शुरू में प्रिंसिपल में ही देखा है। उदाहरण के लिए कोई प्रोटॉन 14,100 गॉस अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में लगभग 60 मेगाहर्ट्ज पर अनुनाद दर्शाता है। इसी तरह से 23,500 गॉस के अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में यह अनुनाद 100 मेगाहर्ट्ज पर होता है। यहाँ पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात और प्रोटॉन की अनुनाद आवृत्तियों का अनुपात समान होता है, यानी कि 100 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाई 60 मेगाहर्ट्ज और 23,500 डिवाइड बाई 14,100 गॉस यानी कि 5:3। अतः दिए गए प्रोटॉन के लिए 100 मेगाहर्ट्ज परिधि में TMS संकेत से हर्ट्ज में दूरी 60 मेगाहर्ट्ज की तुलना में 5/3 गुना अधिक होगी। इस प्रकार के प्रेक्षणों से प्रयोगकर्ताओं को गलतफहमी हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि रासायनिक स्थितियों किसी ऐसे रूप में दिया जाए जो अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर नहीं हो। इस हेतु दिए गए प्रोटॉन के संकेत को TMS संकेत से हर्ट्ज में दूरी को एनेमा स्पेक्ट्रोमीटर की मेगाहर्ट्ज में अनुप्रयुक्त आवृत्ति से विभाजित करके 10⁶ से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार एक विमाहीन डायमेंशनलेस तथा स्पेक्ट्रोमीटर की रेडियो आवृत्ति तथा अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर नहीं करने वाली राशि अथवा माप प्राप्त होता है, जिसे केमिकल श्रुति या केमिकल शिफ्ट कहते हैं। क्या होती है केमिकल शिफ्ट? डेल्टा किससे प्रदर्शित करते हैं? मेनली डेल्टा भी है, टो भी है। हम अभी बात करें डेल्टा की। डेल्टा क्या है? प्रोटॉन संकेत की दूरी हर्ट्ज में डिवाइड बाय स्पेक्ट्रोमीटर की आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में। इसको यूनिट को मेगा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁶ क्या है? ppm जस्ट लाइक। यह डेल्टा इकाई प्रोटॉन के संकेत की दूरी को एनेमा स्पेक्ट्रोमीटर में की मूल आवृत्ति के सापेक्ष ppm में दर्शाते हैं। ppm से इसका मान भिन्न नहीं आया, इसलिए इसको हम 10⁶ से गुणा कर लिया जाता है। हमने 2 फिगर ले रखे हैं, 2 डायग्राम ले रखे हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं। 2 नीचे डायग्राम बना रखे हैं। फिगर से स्पष्ट है कि इसका मान स्पेक्ट्रोमीटर के अनुप्रयुक्त आवृत्ति तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। 60 मेगाहर्ट्ज के एनेमा स्पेक्ट्रोमीटर पर किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित संकेत अर्थात TMS से दूरी 30 मेगाहर्ट्ज से प्राप्त होता है, तब डेल्टा इजिकल टू 30 × 10⁶। 10⁶ हमने यही था। और जो इंस्ट्रूमेंट एनेमा स्पेक्ट्रोमीटर किस पे ऑपरेट कर रहे हैं? 60 मेगाहर्ट्ज पे। तो ये दूरी कितनी है? 0.5 ppm। ओके। इसी प्रकार यदि स्पेक्ट्रोमीटर की तीव्रता 300 मेगाहर्ट्ज होने पर इसका संकेत 150 हर्ट्ज पर होगा। वही डेल्टा इजिकल टू 150 डिवाइड बाई 300 × 10⁶ इंटू हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5 ppm। ये हमने 2 नीचे कर्व भी बना रखे हैं। इन कर्व से हमें दिख रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगी, लेकिन
डेल्टा का मान आपको वो ही मिलेगा, चाहे वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का हो, चाहे 60 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हो। इस यूनिट को हम कन्वर्ट करने के लिए ही हमने डेल्टा के लिए, और जो भी स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें हमेशा ये लिखा जाता है कि किस फ्रिक्वेंसी पे, किस मेगाहर्ट्ज़ पे ये कार्य करता है। ये हमने ले ही रखा है, पीपीएम केमिकल शिफ्ट इस ग्राफ में दिख ही रहा है। पीपीएम जिसको हम डेल्टा वैल्यू है नीचे की ओर, एक्स एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर से हमारा उसका एब्जॉर्बेंस है। तो हमने उसका एक ये पीक देखा ही है। पीक की जो डेल्टा का मान है वो दोनों में सेम है, लेकिन उसकी केवल दूरी अलग है, वैल्यू सेम। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में जिसके अनुप्रयुक्त क्षेत्र की प्रबलता 60 मेगाहर्ट्ज़ और मेथिल ब्रोमाइड के प्रोटॉन के लिए 162 हर्ट्ज़ पर एनएमआर स्पेक्ट्रेशन हो रहा है। पहला हमने एग्जाम्पल ये लिया ही था, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जबकि 100 मेगाहर्ट्ज़ प्रबलता वाले क्षेत्र में इसी प्रोटॉन के लिए 270 हर्ट्ज़ पर एनएमआर ऑसिलेशन प्राप्त होता है। इन दोनों स्थितियों में डेल्टा का मान क्या होगा? 270 पीपीएम होता है। जैसे हमारा था 162, किस पे था? 60 मेगाहर्ट्ज़ पर वह काम कर रहा था। 100 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है तो कितना आया? 270। तो दोनों पे वैल्यू क्या आई? 2.70 पीपीएम। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा है, डेल्टा को हमने केमिकल शिफ्ट को क्यों डेल्टा से प्रदर्शित करते हो, क्या डेल्टा क्या है। डेल्टा पैमाने में टीएमएस संकेत 0 पीपीएम पर माना जाता है। रासायनिक स्थिति को एक दूसरे पैमाने टो द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इस पैमाने में टीएमएस संकेत की स्थिति 10.00 पर मानी जाती है। तो टो इक्वल टू क्या हो गया? 10 माइनस डेल्टा। अलग अलग बुक में अलग अलग वैज्ञानिकों ने, किसी ने टो से दिखाया, किसी ने डेल्टा से दिखाया। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? टो इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। अर्थात डेल्टा का मान टो में परिवर्तित करने में इसके लिए 10 में से घटाया जाता है। ये हमने एक नीचे बना रखा है लाइन से, डेल्टा और टो को किस तरह से हम रिलेट करते हैं, किस तरह से इन वैल्यूज़ का जो घटना है, बढ़ना है, तो वो कैसे स्कैन की दिशा हमारी जैसे एक दिशा में। अब हम डेल्टा का मान देखें तो डेल्टा का मान जैसे बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो निम्न क्षेत्र की ओर परिरक्षण हो रहा है, लो फील्ड की ओर शील्डिंग है। और अगर हम उसको उल्टा बात करें तो 12 से अगर वो -3 की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा? उच्च क्षेत्र में परीक्षण। जस्ट अगर हम इसको टो में लेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। टो में अगर ये मान घटेगा तो क्या हो गया? निम्न क्षेत्र परिरक्षण, और बढ़ रहा है तो इसका मतलब उच्च क्षेत्र परिरक्षण। जनरल हालांकि हम जो हमारे बीएससी में जो इस बुक से हम ले रहे हैं इसमें जनरली हम इसको डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनएमआर के जो डेल्टा के मान है, उच्च मान और निम्न मान किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? कि जो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉन्ड में, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, वो किस तरह से उनको शील्ड करते हैं। तो इसको हम, और वो शील्डिंग ही इन अलग अलग प्रोटॉन के द्वारा अलग अलग आवृत्ति के अवशोषित करती है। इसी वजह से हमें अलग स्पेक्ट्रा मिलता है और इसी वजह से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू। अगली बार हम आगे बात करेंगे रासायनिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, थैंक यू।